बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब अभी से ही कर दें। हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट से आज मिलाएंगे और इम्पोर्टेंस उनकी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान, कश्मीर और इंटरनेशनल लेवल पे जो खड़ा हुआ है उसके पीछे जो इनविजिबल शख्स होना चाहिए था, आज हम आपकी उससे मुलाकात करवाएंगे। और उसका बैकड्रॉप ये है कि अगर बालाकोट के बाद पाकिस्तान बेबस होता तो फिर हमें ऊपर से छांटा मार के करवाया जाता सब कुछ, और इंडिया इस वक्त एक ओवरसियर के तौर पे हमें दूसरे मुल्कों थानेदार होता जिसे कहते हैं। लेकिन एयरफोर्स ने तैयारी की हुई थी और एयरफोर्स ने सरप्राइज दिया बालाकोट के बाद, और जिस शख्स ने ये सब कुछ किया हम आज आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। ही इज नन अदर देन एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान। सुहेल साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। स्टार्ट ही हम बाद में और चीजों पे भी बात करेंगे, और लेकिन स्टार्ट हम करते हैं एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है। आपने किस तरह इनेबल किया है सारी चीज को क्विकली? ओके, ताहिर साहब, सबसे पहली बात यह है कि मैंने एज एन इंडिविजुअल इसको कुछ नहीं किया है। ये मेरे ऊपर अल्लाह का रहम था कि ये लीडरशिप उस जमाने में मेरे पास आई और वट एवर बेस्ट आई कुड डू वो किया। टीम ने बहुत अच्छे मिलकर काम किया। एयरफोर्स इज एन इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि वो अपने आप को इवॉल्व करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। आई थिंक टू आंसर हाउ वी प्रिपेयर्ड वाज, थ्रेट्स को हमने कंसेप्शलाइज किया। तकरीबन सब लोग करते हैं कॉन्सेप्चुलाइज, फिर उसके बाद प्लान बनाते हैं। बट वेयर वी वेंट डिफरेंट वाज कि हमने अपने प्लान्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट किया। वी वेंट थ्रू द रिहर्सल्स एंड दैट इज व्हाई वी वेंट इनटू द 7th February इशू। जो हमारा कॉम्बैट क्रू था वो बिल्कुल कंफर्टेबल था, बिल्कुल एट पीस था, और उनको कोई डिफिकल्टी नहीं थी बिकॉज उन्होंने जो थ्रेट था उसको बड़ी अच्छी तरह से समझा हुआ था, उस पर बड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया हुआ था। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन फॉर द सक्सेस, एंड ऑफ कोर्स अल्लाह की बहुत बड़ी मदद शामिल थी इसमें। वो जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था उसमें एक वो उड़ी की एक छोटी सी एपिसोड थी, उसका तो थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा, उड़ी को इसलिए रिलेट करना चाहिए कि उड़ी का जब वाकया हुआ तो वॉर की यही इंडिया का एक जो था उनका हिस्ट्री दिया था कि हम वॉर लॉन्च करेंगे, और जो भी इंडिया में उनकी अपनी डिफिकल्टीज के तहत होता है उसका वो मुद्दा जो है पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करते हैं। बट वी एज मिलिट्री एंड एज ए नेशन ऑल्सो, आई थिंक जिस हमने काउंटर टेररिज्म का कैंपेन किया है, वी एन एब्सोल्युटली रिजिलिएंट नेशन। तो वो उड़ी का जब हुआ तो हम लोगों ने अपने प्लान्स को एब्सोल्युटली एग्जीक्यूट कर दिया। विद इन 36 आवर्स वी रेडी फॉर वॉर। एंड हालांकि वो बड़ा क्रिटिकल टाइम था, अगर आप याद करें तो उस वक्त की सक्सेस को हम कंसोलिडेट कर रहे थे, और हमारी बहुत सारी फोर्सेस जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर उस वक्त थी। बट रिजॉल्व जदीद थी, इंडिया से किसी सूरत में डिटर नहीं होना चाहते थे। आई थिंक विद इन 36 आवर्स एयरफोर्स कंप्लीटली डिप्लॉयड, we were doing combat air patrols, and we were actually ready for war. We don't want war, लेकिन उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये कि हम तैयार हो जाएं. So that is where the Indians backed out. They didn't think of really crossing the border at that time. ये क्विकली कहा जाता है कि एयरफोर्स ने सरप्राइज दिया, और सरप्राइज के पीछे ये भी कहा जाता है कि अगर उस लेवल की प्रिपेयर्डनेस उन्होंने करनी है विद कैपेबिलिटीज, तो उनको काफी सारे साल चाहिए अपने आप को ट्रेन करने के लिए। प्लेटफॉर्म चाहे रेफेल ले लें या कोई भी प्लेटफॉर्म वो हासिल कर लें। ये बात आपके ख्याल में दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि देखिए Su-30 एयरक्राफ्ट है उनके पास, जो कि F-16 से किसी लिहाज से भी, या J-17 नहीं है, सब लवली एरोप्लेन। बट द पॉइंट इज कि आप उन एसेट्स को इंप्लॉय कैसे करते हैं। और अभी सिर्फ एक, काफी लोग मुझसे राफेल के बारे में सवाल पूछते हैं, बट जिसकी एक कैंपेन और एक बैटल पे सही नजर है तो वो ये आई एम श्योर कि इंडियन एयरफोर्स ने भी अभी तक इसको जरूर इवेल्युएट कर लिया होगा कि ये एक जहाज का मामला नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपके जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, भले वो रेडार्स हैं, एवेक्स हैं, रिफ्यूलर्स हैं, आपके कॉम्बैट एरोप्लेन्स हैं, और इसके अलावा कॉम्बैट सपोर्ट की बहुत बड़ी एक मशीनरी है जो चलती है कॉम्बैट के अंदर। इट्स नॉट टू एरोप्लेन्स फाइटिंग, इट्स टू फोर्सेस फाइटिंग टुगेदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ द कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट, ये बहुत खूबसूरत था हमारा। और इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि इंडियंस
ट्रैक पे आज भी शुरू करें तो 10 साल बाद वो एक्सपर्टीज के उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एयरफोर्स है. इट्स हैपन ओनली बिकॉज ऑफ एक्चुअलाइजेशन एंड पुटिंग दैट इनटू प्रैक्टिस. अच्छा, फिर तो इसका मतलब हुआ कि 10 साल के बाद तो हम और आगे कभी नहीं पहुंचेंगे. लेकिन क्विकली गोइंग बैक, सरगोदा से आपको पता है मेरा भी चाइल्डहुड और स्कूलहुड गुजरा, आपका भी सरगोदा से बड़ा क्लोज, वो एक ही कॉलेज भी था जिससे. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरगोदा में एक एयर पार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वो क्या है? ओके, सरगोदा जो है वो हमारा मदर बेस है. वहां से हम टैक्टिक्स और सब कुछ, और जैसे आपने जिक्र किया उसी कॉलेज में हम 14-15 साल के थे जब हमने ज्वाइन किया. सो वी हैव स्पेशल एफिलिएशन विद सरगोदा. बट सरगोदा में जो एयर पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे दुनिया में एयर पास सेंटर्स हैं. यूएई का है, रेड फ्लैग स्कूल है, फाइटर वेपन स्कूल है, टर्की में है, Saudi Arabia. But I think the way Air Power Center of Excellence is different is in a very, very basic concept. हमने काउंटर टेररिज्म में जो एयर कैंपेन हुई थी उसके जो रिजल्ट्स को सीखा और उसके बाद ये समझा कि जो मॉडर्न कॉम्बैट एलिमेंट्स हम उनको इंटीग्रेट करें और जिस ऑर्केस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा था उस ऑर्केस्ट्रेशन को परफेक्ट करें. सो एक छोटे से हब के अंदर मैं आपको अगर समझाना चाहूँ कि अगर आप पाकिस्तान के बेस्ट सर्जन्स को इकट्ठा कर लें, उनको एक सर्जन तो वो सारे मिलकर बड़ा अच्छा काम करेंगे जल्दी से. अब वो ये टीम जो है उसके जिम्मे लग कि वो फॉरेन एयरफोर्सेस को भी सिखाएंगे और अपने जो रिलेटिवली लेसर एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, रेडार कंट्रोलर्स हैं, एवैक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उन सबको समझाएंगे. सो अगेन आई वुड कम टू दैट वर्ड एंड आई थिंक वो वर्ड एयरफोर्स के लिए हमारे मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंस्टीट्यूशन जब इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं सब चीजों को तो रिजल्ट्स बड़े अच्छे हो जाते हैं. तो एयर पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आई कैन से विद कॉन्फिडेंस इज नॉट टू ओल्ड, इट्स समथिंग लाइक 5 years old, but it showed its performance. But Air Forces by showing itself in the combat and training the whole Air Force. So I think we are very proud that Allah ने हमसे ये एक Air Pass Center of Excellence बनवा लिया. अच्छा, खतरा ये होता है कि हम टेंजेंट पे कहीं ना निकल जाएं, इसलिए मैं क्विकली सिर्फ एक आपसे ये पूछूंगा, कोई एक रिजल्ट हमसे आप शेयर करेंगे जो हमने ये जो एंटी टेररिज्म में वहाँ किया और बाद में उसे हमने अपनी स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट कर लिया एयरफोर्स में? बिल्कुल. आई थिंक जो सबसे अहम एलिमेंट अगर आप सोचें, पूरी है 18 साल की काउंटर टेररिज्म की वॉर चली और बहुत एयरफोर्स के बारे में लोगों को हकीकत में अंदाजा नहीं है कि 90% जो इम्पैक्ट हुआ उस सारे के अंदर उसमें एयरफोर्स वाज लीडिंग द वे. पिवट और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट्स और उसके की क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम. बिकॉज आई थिंक अगर कोई ये समझे कि वो नोमैड से या देहाती थे जो वहां पे लड़ने की कोशिश, द बेस्ट ट्रेन्ड guerrillas, we should know that, and our enemies had joined hands to put those terrorist forces. अब वो टेररिस्ट फोर्सेस जो इतनी अच्छी तरह से ट्रेन है तो वो एक जगह पे टिकती नहीं थी. सो उनके ऊपर कंप्लीट सर्वेलेंस करना, आइडेंटिफाई करना कि ठीक है ये खराब, मतलब ये किस तरह के लोग हैं, क्या ये टारगेट लिस्ट में आते हैं, और उसके बाद जल्दी से उनको एलिमिनेट कर देना. दिस कंप्लीट टारगेटिंग लूप. एंड आई थिंक वो लूप जिस तरह एयरफोर्स ने परफेक्ट किया, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ किससे कंपेयर करके, बट ऑनेस्टली हमने अक्रॉस द बॉर्डर बहुत बड़ी बड़ी मुल्कों की एयरफोर्सेस को भी देखा काम करते हुए, जो एलाइड एयरफोर्सेस थी और जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे. बट देयर वाज नेवर, ये उनकी तरफ से भी एनकरेजमेंट है कि जो टारगेटिंग लूप है स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू डिस्ट्रक्शन, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का शॉर्टेस्ट, और उसी को हमने फिर परफेक्ट किया. अल्लाह ना करे दोबारा ऐसी जरूरत हो, लेकिन जब आप में एक डिसिप्लिन को परफेक्ट करते हैं तो वो चीज आप फिर दूसरे कन्वेंशनल ऑपरेशंस पे भी अप्लाई कर लेते हैं. 27th was the result of the same training of the Air Force. चले, बिल्कुल ठीक है. हम दूसरे एरिया की तरफ जाने से पहले एक क्वेश्चन और मैं करूंगा. पहले मैंने जिक्र किया था कि इस प्रोग्राम को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, तो दूसरे पार्ट में हम रीजनल स्टेज की कुछ चीजें पूछेंगे. ये बताइए कि इंडिजिनाइजेशन हमने मिसाइल्स में और न्यूक्लियर वेपन्स में और हर चीज में की है. आजकल जब एयरफोर्स का हम नाम लेते हैं तो एक वो प्रोजेक्ट अज़म का हम जिक्र और एक बड़ा खूबसूरत सा वो थोड़ी सी डबल टेल वाला जहाज भी कभी कभी हम देखते हैं, वो थोड़ा सा बताएं हमें क्या है वो. शायद आपके दौर में शुरू भी हुआ था वो. जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ माशाल्लाह. इसके डिजाइन का कंप्लीट हो चुके हैं. वी आर गोइंग टुवर्ड्स द विंड टनल टेस्टिंग नाउ.
دیکھیں طاہر بھائی، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم لوگ ہوتے تو لیکن ہمارے اندر جو اپنے باقی پاکستانی بھائیوں کی طرح بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کبھی پھیلے مت کسی کے آگے. ٹیکنالوجیکلی ایکسٹریملی ایکسٹینسو، اور ہمارے جو ویپنس ہیں، ہمارے ایئر کرافٹ ہیں، وہ بہت زیادہ ٹیکنیکلی انٹینسو ہے. لیکن یہ لیسن ہمارے ملک کے لیے بھی ہے کہ جب آپ انڈسٹری کو ہم آہنگ کر دیتے ہیں ایکڈیمکس اور ریسرچ کے ساتھ، تو پھر آپ اچھے پروڈکٹس بناتے ہیں. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اب میں جانے سے پہلے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے جو کچھ جہاز تھے، میں سب کے نام نہیں لوں گا، ان کی اوور آل بند کر دی رشیا سے اور باقیوں سے کچھ تھوڑی بات چیت کر کے. نو ٹائم خود اوور آل کر لیے. ظاہر ہے کہ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ ایک رسک لے رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ کیلکولیٹڈ رسک ایک لیڈر کا کام ہے کہ یا لیڈرشپ کا کام ہے کرنا. وہ ہم نے کر لیا. جہاز ماشاءاللہ سارے اڑے. اے ٹو اے ریفیولرز کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ایویکس تھے، جب وار آن ٹیرر ہوا تھا، 2 جہاز بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوئے تھے. سیب نے انکار کر دیا تھا. وہ ہم نے خود، اللہ نے کرم کیا، ہم نے ریکور کر دیے جہاز اڑے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں میں سے ایک جہاز 27 کو مشن کر رہا تھا. تو اس لیے یہ جب ہمارا کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ایبسولوٹلی. سو آئی تھنک جنہوں نے وہ گڑھا کھودا تھا، اس میں خود گرے جا کے. ہوا یہ کہ ویپنز جو ہیں، ہم لوگ کنوینشنل ویپنز بنایا کرتے تھے. پھر ہم نے ویپنز کی طرف جب قدم اٹھایا تو یقین مانے ہمارے انجینئرز اتنے ٹیلنٹ کہ کچھ لڑکوں نے مل کے اور ہمارے تمام ویپنز جو ہم کبھی کسی زمانے میں بڑی فورسز کے ساتھ، بڑے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ، اب ہم ڈیپینڈنٹ، ہم اپنے ویپنز خود بناتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ آف ایکسٹریملی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف ڈم بامبس. آئی ایم ٹاکنگ آف ویپنز. وہ اللہ نے کرم کر دیا، اسٹینڈ آف ویپنز بننا شروع ہو گئے. اور یہ اسٹینڈ آف ویپنز میں سے بھی ایک ویپن وہی ہے جو پاکستان نے بنایا اور 27 کو پھر انڈیا میں وہاں ڈیلیور کیا جا. سو یو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ انڈسٹریشن کرتے ہیں تو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اینڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگز آن یور اون. سو یہ سب کچھ، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اللہ نے میں ڈالا ہمارے کہ ہم 5th جنریشن جہاز کیوں نہیں بنا سکتے. میں جب کرتا ہوں لیڈرشپ پہ تو میں یہ کہتا ہوں ان کو یا جب این ڈی وغیرہ میں کہ when you put up a concept and people laugh at you, because it is the fools who think they can change the world, they are the ones who actually change the world. So it was when we proposed it, people said yaar یورپ میں 5 ملکوں نے مل کے نیا جہاز بنایا، یورو فائٹر ٹائفون. وہ بھی کوئی 5th جنریشن پراپر شاید ہے کہ نہیں ہوا، بیکاز اس کے ایوولوشن پروسیس میں F-35 is facing those difficult. تو پاکستان کو آپ کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ بٹ وی وینٹ ٹو اسپیس پروگرام آلسو. اور سپار کو میجر سپورٹ پاکستان ایئر فورس کا اسپیس پروگرام ہے الحمدللہ. سو ہوا یہ کہ ہم نے اس کی ابتدا کر دی کیونکہ JF-17 سے ہمارا کانفیڈنس بہت تھا. JF-17 Block 3 از نو لیس دین 4 ڈومینس میں JF-17 جو ہے، ایون کرنٹ JF-17 are better than F-16. تو ہمارا اللہ نے کانفیڈنس ریسٹور کیا اور ہم نے قدم رکھ دیا. اب سرپرائز بھی تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنی انٹلیکٹ، اسپیشلی انجینئرنگ انٹلیکٹ کو ہارنس کر کے صحیح ڈائریکشن میں دینا، اور یہ لیڈرشپ کا کام. اور جب کانفیڈنس دے دیتے ہیں، ان کے لیے انوائرمنٹ پروڈیوس کر دیتے ہیں، وہ ڈیلیور کرتے ہیں. 8 سال لگے تھے F-16 کا پہلا ڈیزائن اپروو اس کو فائنلائز ہونے میں. We took 3 years to finalize the design. As a beautiful aircraft, it will come into service. میرا بڑا پکا یقین ہے، اور ایئر فورس کی تمام لیڈرشپ اس پہ بالکل کنوینس ہے. It's still going. لیکن ہمارے جو بہت قریبی دوست ممالک ہیں وہ بھی اب انٹرسٹڈ ہیں، وہ بھی آ کے ہم سے بات کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ عزم کا جو سفر ہے یہ کمپلیٹ ہوگا، اور جب یہ جہاز بن کے سامنے آئے گا ہم لوگ انشاءاللہ ان چند ممالک کی جیسے رشیا، چائنا، امریکہ کی فہرست میں کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ ہوگا انشاءاللہ. I have no doubt. I'm not saying it out of a rhetoric or emotionalism. We are on it's happening alhamdulillah. یہ کب تک ہو جائے گا؟ اوکے بالکل ٹھیک ہے. میرا جو ذاتی خیال ہے یہ تقریباً 10 سال کا جرنی ہے جو یہ ہوگا. بٹ پلیز ریمبر طاہر ون مور تھنگ. as an aircraft which is coming up, there's a complete ایویشن سٹی جس کی بنیاد رکھی تھی، اور گورنمنٹ بھی اس میں اسی طرح انوالو ہے، وہ سب بھی اس کو سپورٹ کرے. تو ایویشن سٹی
जी कामरा में। तो कामरा में जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए, वहीं पे हम रिसर्च यूनिवर्सिटी बना दी। तो ये जो है वो इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड अप है बिल्कुल, उनके ऊपर है सर्टिफिकेशन एजेंसी। सर्टिफिकेशन एजेंसी सर्टिफाइज एवरी प्रोडक्ट एंड देन वी हैव अ डिजाइन सेंटर। तो ASM इज रिजल्ट ऑफ all these basic elements put together। ये चारों एलिमेंट्स वहां कैसे आ गए? ये सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स की एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थी, लीडरशिप की तरफ से एक था लोगों को देने का। सो वी प्रीटी इंडिपेंडेंट एज एन एयरफोर्स, एंड इंशाल्लाह 10 years down the line we should have our own jet flying इंशाल्लाह। आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड मैं पूछूंगा कि इसके जो आपको नगेट्स तो वो साथ साथ मिलते होंगे, तो वो दूसरे जहाज़ों में और JF-17 में या और उनको आप इससे पहले कि ये जहाज रोल आउट हो तो उसको आप साथ के साथ क्योंकि 10 ईयर इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? ओके, 10 years इज नॉट अ लॉन्ग टाइम। जो क्राफ्ट जब आप एक फाइटर जेट 5th जनरेशन बनाने की बात करते हैं, इट हैज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। एक पार्ट की सर्टिफिकेशन होती है, लेकिन आई थिंक आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप इस जर्नी पे चलना शुरू होते हैं तो आपके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती है। When you get those technologies, उनको आप यूज करते हैं into different, for example, ASM की कोई एक टेक्नोलॉजी है, फाइबर ऑप्टिक जायरोस है, उनको आप ASM के लिए यूज नहीं करेंगे, उसको आप JF-17 के जो एडवांस्ड टेक्निक्स है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप किसी और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन इन सम वेपन्स और इवन नेविगेशनल इक्विपमेंट। तो ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी है कि in my point of view is not an aircraft, it is not only for the air force, it's a path for the country's industry development। जब इतनी इंडस्ट्री लगेगी और इतना बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि ऑलरेडी माशाल्लाह बन गया और चलना शुरू हो गया है, इंडस्ट्री भी चल रही है, इट ए प्लेस जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जहाज, इवन कमर्शियल एयरलाइनर्स, एविएशन सीटें, ये हमारे रोड मैप में है, ब्लूप्रिंट में है, वो ओवरऑल होने के लिए आएंगे। दैट ब्रिंग्स मनी टू द गवर्नमेंट। एंड JF-17 को जैसे ओवरऑल किया है, we would have paid very heavily, but we decided to overhaul the aircraft ourselves and not send them to China। We overhauled the aero fraction of cost के ऊपर। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो एविएशन सिटी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और पाकिस्तान के लिए सॉवरेनिटी का बायस बनेगी, और सॉवरेनिटी की कोई कीमत नहीं है, ये मेरा पक्का बिलीव है। बिल्कुल ठीक है। पार्ट 1 को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 में इसके अगले दिन साथ ही प्रोग्राम दूसरा देखिए, उसमें हम रीजनल स्टेज के पे जो चीज़ें हो रही हैं या इवेंट हो रही हैं उसमें सोहेल अमान साहब से जानेंगे, और उसका बेसिस जो है वो यही है, वही तैयारी है जो जिसका हमने पार्ट 1 में जिक्र किया। मिलते हैं पार्ट 2 में, और हो सके तो प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।